हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 6 का जियोग्राफी को देखेंगे। ठीक है, जियोग्राफी को देखेंगे जो कि अध्याय 1, ठीक है, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं क्लास 6 टू 12th का जितना भी वीडियो है मैं उन सभी वीडियो को आप लोगों को बना के दूंगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जितना भी चैप्टर है, ठीक है, जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, क्लास 6 टू 12 का। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जियोग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं और इस जियोग्राफी में कुल आप लोगों का 8 चैप्टर है और इस 8 चैप्टर को हम लोग 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आगे आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। तो सबसे पहला आपको है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। क्या आप उनकी गणना कर सकते हैं? तो जो चमकता हुआ बिंदु आप लोगों को दिखाई देता है उसको हम लोग अपना जनरल लैंग्वेज में वैसे तारा कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग उस तारे का गणना कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी संख्या बहुत है और हम लोगों को पता है कि तारे भी क्या करते हैं कि अपने स्थान को परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिखाई मिलता है कि कुछ ऐसे जगह है, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों को बहुत ही चमकीले दिखाई मिलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोगों को धुंधले दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो टिमटिमाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो टिमटिमाते नहीं है, वो एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि वो चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं एक ही जगह से। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। लगभग प्रतिदिन, हाँ, बस अमावस्या को छोड़ करके। ठीक है, ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप पूर्ण चंद्रमा को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यहाँ तक तो बस रीडिंग था वैसे, लेकिन अब से जो है आप लोगों का मेन कहानी स्टार्ट है, जो कि आप लोगों को ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, जिस दिन हम लोगों को पूर्ण चंद्रमा दिखाई देती है उस दिन को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है कि लगभग 15 दिन के बाद हम लोगों को ऐसा दिखता है कि चंद्रमा पूर्ण रूप से गायब हो जाती है। ठीक है, मतलब चंद्रमा हम लोगों को नहीं दिखाई देती है। और वो दिन जिस दिन हम लोगों को चंद्रमा पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देती है उस दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अमावस्या कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और उस दिन यदि आसमान आपका साफ रहे, ठीक है, तो आप लोग उसका मतलब आसमान का अवलोकन मतलब उसके बारे में अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक तो क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले धातु वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है कि सूर्य के
क्या होता है कि सूर्य उस दिन मतलब दिन में सूर्य का प्रकाश जो होती है चंद्रमा की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसमान में जितने भी वस्तु है, तारा है या तो फिर कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह वगैरह, उन सभी को हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि रात के समय हम लोगों को दिखाई मिलता है, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में क्या होते हैं, चमकती है, उन सभी को क्या कहा जाता है, तो उन सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब वह आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है, ठीक है, जिनका अपना प्रकाश होता है और उससे वो चमकता है या प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग तारा कहते हैं। ठीक है, उसको तारा कहते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वैसे सूर्य क्या है, सूर्य भी हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन क्या है कि वो हमसे नज़दीक है, जिसके कारण उसका प्रकाश का और उसका ऊष्मा का हम लोग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि तारा जो होता है वो बहुत दूर होता है हमसे। ठीक है, और बहुत दूर होने के कारण क्या होता है कि हम लोग उसका प्रकाश या तो फिर उसका ऊष्मा का हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तो उनका अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। कि हवाई जहाज क्या होता है कि वो तो बड़ा होता है, लेकिन उतने ऊंचाई पर उड़ता है जिसके कारण वो हम लोगों को छोटा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार तारे भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और इसी के कारण हम लोगों को क्या वो छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर चित्र में दिखा दे रहा है। ये देखिए, बहुत सारे तारे हैं और तारे मिलके क्या किया, एक समूह जैसा बनाया है। ठीक है, ये 7 तारे मिलकर बना है, तो इसको हम लोग सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। लेकिन ये तारे का जो समूह होता है, ठीक है, तारे का जो समूह होता है उसको हम लोग तारामंडल कहते हैं। लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जो विभिन्न आकृति होता है उसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जो अभी अभी आप लोगों को बताएं। ठीक है, सप्तऋषि, जिसको सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि मतलब संत। ठीक है, 7 ऋषियों के नाम पर ये पड़ा था। ये हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये माना जाता है। खैर, चलिए हम लोग इसी पर देखते हैं। ये 7 तारे का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, ये अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है। ठीक है, उसी का एक भाग है, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह या नक्षत्र मंडल को दिखाए। ठीक है, वैसे आप लोग बड़े हैं, आप लोग तो खुद इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में वो ध्रुव तारा को देखकर पता लगा लेते थे कि कौन सा उत्तरी दिशा में है। आप लोग देखिएगा, उत्तर दिशा में आप लोगों को क्या दिखाई मिलेगा, सबसे पहला एक चमकीला तारा दिखाई देगा। ठीक है, वही आप लोगों का ध्रुव तारा है। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताते हैं, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं।
देखिए आप लोग किस प्रकार जान सकते हैं, ये है आप लोगों का सप्तऋषि, और सप्तऋषि में ये जो 2 तारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 2 तारा के आप लोग सीधा देखिएगा तो वही आप लोगों को सप्तऋषि तारामंडल दिखाई देगा, जो कि इसके ठीक सीधा जो चमकता हुआ तारा दिखाई देगा वही वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की ये वाला तभी पढ़ लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि तारामंडल के ये तो अभी हम आप लोगों को बता ही दिया ऐसे ही चित्र के साथ। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। मतलब वैसे पिंड जो क्या होते हैं कि जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है और वो तारों के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, उसको कहा जाता है ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है ये प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, ठीक है, और इसी के कारण इसको भ्रमक कहा जाता है, मतलब घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है सूर्य। उसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यदि हम लोग चंद्रमा से देखें या तो फिर बहुत दूर से देखें तो हमारी पृथ्वी भी क्या होगी, चमकती हुई नजर आएगी। ठीक है, बिल्कुल चंद्रमा जैसे। आप देख सकते हैं ये हमारा सौरमंडल का चित्र है। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल का। चलिए इसको अच्छे से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा पूरा सौरमंडल का। पहले हमारा सूर्य, ठीक है, हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद फिर हमारा जो 8 ग्रह है वो 8 ग्रह आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको एक एक करके समझा रहे हैं। तो पहले आप क्या जानते हैं, क्या आप जानते हैं इसमें पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। और चलिए इसको पहले अच्छे से समझा लेते हैं। सूर्य देवता को कहा जाता है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग लिखते हुए और अधिक शब्दों में लिखे। इसके बारे में आप लोग को लिखने के लिए बोल रहा, आप लोग लिखिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग सौर का यूज करते हैं, ठीक है, सौल जो कि एक रोमन कहानियों से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर। जैसे आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह जो होता है, जिसके हम लोगों ने देखा कि ग्रह, पहले जो ग्रह होता है वो तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तारे के चारों ओर परिक्रमा करते ग्रह, और ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसको कहा जाता है उपग्रह। ठीक है, जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करेगा उसको कहेंगे उपग्रह। ठीक है, चलिए ये हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। मतलब उन लोगों, मतलब वो जो ग्रह है उन सभी ग्रह के पास भी अपना अपना उपग्रह है। ठीक है, चलिए अब सौरमंडल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर
क्या करते हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह भी आता है, उल्का पिंड भी आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड किसको कहा जाता है। इन सभी के द्वारा मिलकर हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसका परिवार का मुखिया किसको कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हमारा सूर्य। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। आप लोगों ने पढ़ा है या आगे के क्लास में पढ़िएगा एक नया बल के बारे में, जिसको हम लोग गुरुत्व आकर्षण बल के नाम से जानते हैं या गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उस बल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह क्या करते हैं, इस पथ पर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और इसी के बल के द्वारा वो जुड़े हुए हैं हमारे सौरमंडल के साथ। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है, ठीक है। यह पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका ऊष्मा का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फिर भी सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रह पर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, मतलब सूर्य का सबसे नज़दीक का यदि ग्रह बोला जाए तो बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन उस प्लूटो को ग्रह की मान्यता भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उसको ग्रह से हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया है, यदि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि क्यों हटाया गया है। और यदि आपको नहीं पता है तो उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए। आप लोगों को पता है जो गोल होता है उसको कहा जाता है वृत्त, लेकिन वो यदि इस प्रकार अंडा के आकार का हो, ठीक है, तो इसको दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है, ठीक है। ये कक्षा कहलाते हैं। और जो दीर्घाकार इस प्रकार पथ होता है इसको कक्षा कहा जाता है। ग्रह का जिस कक्षा पर वो इस प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है उसका कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। मतलब बुध ग्रह को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है, शुक्र ग्रह का। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड UV 313, ठीक है, तथा प्लूटो बोना ग्रह कहे जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया और क्यों हटाया गया, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग उसको भी बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, इसमें और एक आप लोगों को दिया गया है, क्या आप जानते हैं हमें, इसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति से संबंधित अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो जो खगोलीय पिंड है, ठीक है, और उससे संबंधित अध्ययन करने वाले लोगों को कहा जाता है खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक है। आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। परावर्तन के कारण आप लोगों को पता है कि जैसे मान लेते ये एक दीवार है, मान लेते हैं अब यहाँ से प्रकाश आई
तो ये यहाँ पर चमकने लगेगा और यहाँ से टकरा कर, अब मान लेते हैं किसी इंसान का आँख है तो इस आँख में दिखाई मिलेगा कि ये क्या हो रही है, चमक रही है। ठीक है, तो वैसे दीवार चमकती नहीं है, ठीक है, उसमें आप लोगों को ये नहीं लेना है कि दीवार भी चमकेगी, ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। ठीक है, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड का उत्पत्ति किस प्रकार हुई वगैरह, ऐसे बहुत सारे सवाल है जिस पर आज बहुत सारे पुरातत्वविद खगोलीयविद है, ठीक है, जो इस बात पर लगे हुए हैं कि किस प्रकार ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए और एक क्या आप जानते हैं इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पर जाएंगे। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। इतना प्रकाश का चाल इतना तेज होने के बावजूद। चलिए, अब पृथ्वी के बारे में बताया गया तो थोड़ा बहुत पृथ्वी के बारे में भी देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी इस प्रकार गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, ऊपर से थोड़ा सा इस प्रकार चपटा है। ठीक है, और नीचे भी से भी थोड़ा बहुत चपटा है, और इसी के कारण इस आकार को कहा जाता है भूआभ। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। ठीक है, और इसी के कारण से हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अब यदि आप लोगों से ये कहा जाए कि पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पहला तो हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारा सौरमंडल का जिसमें क्या पाया जाता है, तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति। जैसे ना तो पृथ्वी अधिक ठंडा है ना ही अधिक गर्म है। दूसरी बात है कि पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन है जो कि हम लोग श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसी के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि उनकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा पृथ्वी जो है इसका लगभग 2/3 भाग क्या है कि पानी से ढका हुआ है। ठीक है, और इसी के कारण पृथ्वी को एक नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, यह नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, एक रोचक तथ्य दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्र पर जाने वाले व्यक्ति थे, और वो चंद्रमा पर कब पहुंचे थे, तो 21 जुलाई 1969 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। केवल 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, नज़दीक होने के कारण यह ऐसा दिखाई देता है। नज़दीक कहने मात्र है लेकिन ये भी हमसे दूर ही है। जैसे ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी से जो दूरी थी किसकी, सूर्य की, वो थी आप लोगों का 15 करोड़ किलोमीटर, और ये है 3,84,400। ठीक है, तो इन दोनों का तुलना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आपका उपग्रह, हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब उपग्रह भी एक मानव निर्मित आता है, मतलब जिसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या होता है कि संचार के लिए या तो फिर अन्य कारणों से पृथ्वी के बाहर हम लोग
बना करके उपग्रह भेजते हैं, जो क्या करता है, हम लोगों को अन्य कार्यों में मदद करती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। अब कृत्रिम उपग्रह का यदि बात किया जाए तो जैसे कि आप लोगों को कुछ दिया गया है, जैसे इनसेट दिया गया है, IRS दिया गया है, एड्यूसेट दिया गया है। ठीक है, ये सब भारतीय उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है, तो वो 27 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, और इसी के कारण हम लोगों को चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थिति है वो जीवन के लिए, मतलब रहने के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, चंद्रमा के टाइम आप लोग, मतलब जिस दिन पूर्णिमा रहेगा उस दिन आप लोग देख सकते हैं इसकी छाया। क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तारा, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त और भी छोटे छोटे पिंड है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। ये वैज्ञानिक के अनुसार ये ग्रह का ही टूटा हुआ भाग होता है, जो क्या होता है कि बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था कि विस्फोट हुआ था, और आप लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो उसी में जो विस्फोट हुआ था, कहा जा रहा है कि ग्रह से टूटकर जो अलग हुआ था वही वाला भाग है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताएंगे हम बाद में। अब है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसको कहा जाता है उल्का पिंड। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा दूसरा टाइप से बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, समझने में भी दिक्कत होगा। अब उल्का पिंड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई उल्का, ठीक है, उसका आकार यदि छोटा है उल्का का, और वो हमारे वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है, मतलब गर्म होकर जल जाते हैं और वाष्पित हो जाते हैं, मतलब वो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं कह सकते हैं, तो उसको कहा जाता है उल्का। लेकिन वही उल्का जब बड़ा होता है और वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको कहा जाता है उल्का पिंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आकाशगंगा में। ठीक है, यहाँ तो तक तो आपको क्वेश्चन पूछा है, ये पट्टी आकाशगंगा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला आप लोगों को। ठीक है, ये आकाशगंगा है, इसमें असंख्य रूप से सौरमंडल हो सकता है। ठीक है, असंख्य रूप से मतलब इसमें कितना सौरमंडल है ये अभी तक हमें ज्ञात नहीं है, और इसी आकाशगंगा में है हमारा सौरमंडल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। प्राचीन समय में इसका जो कल्पना किया गया था कि एक नदी की तरह है। ठीक है, जो कि हमारे भारत का एक पवित्र नदी भी है गंगा। ठीक है, और इसी के कारण इसको आकाशगंगा नाम दिया गया था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर
ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और इस प्रकार हमारे जो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा है और उस आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे हम कह सकते हैं कि लाखों सौरमंडल है, ठीक है। और उस लाखों सौरमंडल के अंदर लाखों ग्रह हो सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्से। इसके आकार के बारे में हम लोगों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का मानना है कि हम लोग इसी का एक अंश है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का अध्याय 1, ठीक है। जो जियोग्राफी है आप लोगों का क्लास 6 का, उसी का आप लोगों का अध्याय 1 था। तो ये इसको भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। शाम तक में अध्याय 2 और अध्याय 3 को मैं आप लोगों को ख़त्म कर दूंगा और 2 दिन में आप लोगों का हर चैप्टर मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा भी लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। धन्यवाद।